नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आंदोलन जीवी परजीवी। राज्यसभा में प्रधानमंत्री की इस व्याख्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। किसी भी आंदोलन में बाहरी तत्वों की पहचान की परंपरा बिल्कुल नई नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन के संदर्भ में प्रधानमंत्री की यह बात वहां तक जाती है जहां से गोदी मीडिया ने पहले ही दिन से किसान आंदोलन को आतंकवादी और विदेशी साजिश का हिस्सा करार देना शुरू किया था। दूसरी तरफ से देखें तो गोदी मीडिया की जो मान्यता रही है उसे आज प्रधानमंत्री ने सैद्धांतिक जामा पहना दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उनके जवाब में कृषि कानून की पृष्ठभूमि और तमाम दावों की अलग से परख हो सकती है, लेकिन एक आंदोलन को देखने की जो उन्होंने बुनियाद रखी है उसकी समीक्षा पहले की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने श्रमजीवी और बुद्धिजीवी से तुक मिलाते हुए आंदोलन जीवी परजीवी तो कह दिया। उम्मीद है कोई इसी तरह की तुकबंदी मिलाकर श्रमजीवी को परजीवी ना कह दे। प्रधानमंत्री के अनुसार वैचारिक स्टैंड लेना भी परजीवी होने के लक्षण हैं। पहली नजर में यह आलोचना किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े बुद्धिजीवियों की हो सकती है, लेकिन वैचारिक स्टैंड लेकर परजीवी बन जाने का स्टिकर उन पर भी चिपक सकता है जो खुद को विचारधारा की राजनीति करने का दावेदार बताते हैं। है ना कमाल? आप विचारधारा की राजनीति करें तो राष्ट्रवाद, दूसरे विचारधारा के नाम पर हर जगह स्टैंड ले लें तो आंदोलन जीवी परजीवी। हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलन जीवियों का अनुभव होता हो। आंदोलन जीवी परजीवी क्या होता है? प्रधानमंत्री के अनुसार यह वो जमात है जो वकीलों से लेकर मजदूरों के आंदोलन में पहुंच जाता है। गौर से देखिए और सुनिए, प्रधानमंत्री सिर्फ आंदोलन का समर्थन करने वालों को शक के दायरे में नहीं ला रहे, बल्कि आंदोलन के होने की जरूरत को ही रिजेक्ट कर रहे हैं। आखिर कोई आंदोलन तभी बड़ा होगा जब अलग अलग लोग उसमें जाएंगे। कायदे से तो उन्हें आंदोलन में जाने वालों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बेशक वे अहिंसा पर जोर दे सकते हैं। लोकतंत्र में लोग घरों से नहीं निकलेंगे तो मौज किसकी होगी? क्या ऐसे समर्थकों के बगैर दुनिया का कोई आंदोलन संभव है? रविवार को सिंघू बॉर्डर पर इंटरनेट की सेवा बहाल कर दी गई। सोमवार को जब प्रधानमंत्री राज्यसभा में बोल रहे थे तब वहां किसान नेताओं ने सुना ही होगा। प्रधानमंत्री जी, सत्याग्रहियों की पहचान की आवश्यकता नहीं है। सत्याग्रही देश की दिशा और दशा बदलने की ताकत रखते हैं। कहा है कि मुझे बंद करो या मेरी जुबां को बंद करो, मेरे ख्यालों को बेड़ियां पहना नहीं सकते। प्रगतिशील आंदोलन राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर
हमेशा आगे ले जाते रहे हैं। सत्याग्रह, आंदोलन किसी भी लोकतांत्रिक देश की जनता का संवैधानिक अधिकार होता है। आंदोलनजीवी होना बुरी चीज नहीं है। किसी भी लोकतंत्र में इनकी पहचान सम्मानित तरीके से नागरिक प्रहरी के तौर पर होनी चाहिए। जिलाधिकारी को बाकायदा सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए कि आपने आंदोलन में हिस्सा लिया है। मान लीजिए आप एक सजग नागरिक हैं, आप महंगाई के विरोध में होने वाली रैली में भी जाते हैं, वकीलों के आंदोलन में भी जाते हैं, छात्रों के आंदोलन में भी जाते हैं। क्या आप आंदोलनजीवी परजीवी हैं? आप उस आंदोलन को और जीवंत करने जाते हैं या वहां इसलिए जाते हैं ताकि उस आंदोलन में आप जी सकें? इन आंदोलनों में लाठी और पुलिस केस के अलावा क्या मिलता है? आखिर कोई क्यों इसके लिए आंदोलनजीवी परजीवी बनना चाहेगा? राजनीतिक रैलियों में पैसे देकर लोग बुलाए जा सकते हैं, लेकिन किसी आंदोलन में आप खुद से चले जाएं, हर आंदोलन में चले जाएं तो आंदोलनजीवी परजीवी। 25 साल की आतिका सिंह ने वकालत की पढ़ाई के बाद जेएनयू में दाखिला ले लिया। आतिका सिंह कहती हैं कि दलित होने के नाते जीवन का बड़ा हिस्सा संघर्ष में ही गुजरता है। कभी अपनी स्कॉलरशिप के लिए संघर्ष किया तो कभी दूसरों के लिए किया। अंबेडकर और अन्य लेखकों को पढ़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि जिस सिस्टम में वो हैं उसमें अधिकतर लोग हाशिए पर हैं। आतिका ने बंगाल के ग्रामीण इलाकों में काम किया, महिलाओं पर हुए अत्याचार के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुई, 2 बार गिरफ्तार हुई। गिरफ्तारी के दौरान एक बार बांह भी टूट गई, पुलिस की लाठी भी खाई, लेकिन प्रोटेस्ट में जाना नहीं छोड़ा। पिछले साल नागरिकता विरोधी आंदोलन में शामिल हुई। दिल्ली दंगों के बाद हिंसा के खिलाफ हुए आंदोलन में हिस्सा लिया। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के साथ हुए यौन शोषण के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया। सेक्शन 377 के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में भी शामिल हुई। रोहित वेमुला की मृत्यु के बाद हुए आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिलहाल कृषि आंदोलन में भी बॉर्डर पर जाती हैं और आंदोलन में शामिल होती हैं। क्या आतिका सिंह आंदोलनजीवी हैं? क्या आतिका सिंह आंदोलनजीवी परजीवी हैं? एक्टिविज्म से जुड़ने का कारण ये रहा कि हर पड़ाव पे जातिगत भेदभाव व अन्य प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ा, चाहे वो स्कॉलरशिप की 5 साल की लंबी लड़ाई हो या मेस में साथ बैठ के खाने की बात हो। जहाँ पे बराबरी की बात करते थे वहाँ पे हर तरीके से चुप कराने की कोशिश करी जाती थी प्रशासन द्वारा, और इस वजह से एक्टिविज्म में आए। जुड़ने के बाद ये पता लगा कि देश के हर कोने में एक निरंतर संघर्ष चल रहा है। हर अल्पसंख्यक की एक ऐसी ही मजबूरन स्थिति बना रखी है। प्रधानमंत्री ने आज जो टिप्पणी दी है, उन्होंने आंदोलन जीवियों को परजीवी बोला है, पैरासाइट बोला है। उनसे इस बात पे मेरे कुछ सवाल हैं। जितने भी 2013 से हमने देखे हैं लोग आगे आ रहे हैं, सड़कों पे बैठे हैं, धरने दे रहे हैं, उसमें महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, हर किसी का एक इक्वल पार्टिसिपेशन नजर आ रहा है और उनको किसी बात से असहमति है सरकार से। एक लोकतंत्र की निशानी यही होती है कि लोगों को अपनी बात कहने का, उस पर एक्ट करने का पूरा अधिकार हो। और अगर ये लोग प्रधानमंत्री को परजीवी नजर आते हैं तो ये बहुत ही जातिगत मानसिकता की एक पहचान है। प्रधानमंत्री एक साथ न जाने कितने ही आंदोलनों में शामिल होने वाले लोगों को खारिज कर देते हैं, संदिग्ध बना देते हैं। इसमें संघ से जुड़े लोगों को आप अलग नहीं कर सकते। वो भी अलग अलग आंदोलनों में शामिल होने तो जाते ही हैं। क्या वे भी कभी आंदोलनजीवी परजीवी कहलाए जा सकते हैं? बेंगलुरु में 26 जनवरी को किसान आंदोलन की सभा में नीचे बैठे यह शख्स क्या आजाद भारत में आंदोलनजीवी परजीवी कहलाए जाएंगे? कहने से पहले जान लीजिए कि कौन है। इनका नाम एच.एस. दोरेस्वामी है। इस 10 अप्रैल को 104 साल के होने वाले हैं। दोरेस्वामी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए थे। आजादी के बाद बेंगलुरु में गांधी जी से मिले थे। मैसूर ने भारत में शामिल होने से इनकार किया तो उसके खिलाफ आंदोलन किया और उसमें भी जेल गए। भूदान आंदोलन में हिस्सा लिया, आपातकाल में जेल गए, नागरिकता कानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों में हिस्सा लेने गए। हर बड़े सामाजिक मुद्दों के प्रदर्शन में शामिल होते रहे हैं। पर्यावरण से जुड़े प्रदर्शनों में जाते ही जाते हैं। 104 साल के होने वाले एच.एस. दोरेस्वामी का धरना प्रदर्शनों में जाना अभी तक नहीं रुका है। वो आराम से बिस्तर पर पड़े रह सकते थे, लेकिन लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जाते रहे। क्या इन्हें भी आंदोलनजीवी परजीवी कहा जा सकता है? कायदे से एच.एस. दोरेस्वामी को
भारत रत्न मिलना चाहिए, नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। आंदोलनजीवी परजीवी कहना बता रहा है कि प्रधानमंत्री किसी आंदोलन में लोगों की भागीदारी को कैसे देखते हैं। एक बार उन्होंने कपड़ों से देखा था, उस समय देश में नागरिकता कानून के विरोध में आंदोलन चल रहा था। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। प्रधानमंत्री के भाषण का यह हिस्सा चिंताजनक है। किसी को भी सुनते हुए पहली बार में लग सकता है कि कोई शानदार बात कही जा रही है, जबकि नहीं है। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री राज्य की तरफ से हुए जबरदस्ती और हिंसा के प्रदर्शन की कोई बात नहीं करते हैं। उनकी चुप्पी उन्हें उसके साथ खड़ा कर देती है। कम से कम उन्हें अपने भाषण में इस रेखा को साफ साफ रखना चाहिए था। संयुक्त किसान मोर्चा का दावा है कि किसान आंदोलन में अब तक 214 किसानों की मौत हो चुकी है। बुजुर्ग किसानों की तकलीफ पर द्रवित प्रधानमंत्री का दिल 214 किसानों की मौत पर द्रवित होने से रह गया। यही नहीं, जब किसानों को दिल्ली आने से रोका गया, आने के रास्ते में गहरी खाई खोद दी गई, भीमकाय बोल्डर लगा दिए गए और बैरिकेड पर कटीली तारें। 2 महीने बाद जब दिल्ली की सीमाओं पर कीले गाड़ दी गई, कटीली तारों का जाल बिछा दिया गया, 13 तरह के लेयर के बैरिकेड बना दिए गए और आंदोलन स्थल के आसपास इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, तब प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि क्या शास्त्री जी होते तो ऐसा होने देते। उन्होंने कानून बनाने की चुनौती की तुलना शास्त्री जी के समय से कर डाली, लेकिन क्या शास्त्री जी के रहते उनके शासन का राज्य किसानों के सामने कीले गाड़ता, कटीली तारों का जाल बिछाता? प्रधानमंत्री के भाषणों में फूल तो थे, लेकिन वो कागज के फूल थे। जो कांटे थे वो दिल्ली की सरहद पर लगे थे। प्रधानमंत्री ने किसी आंदोलन को देखने का एक महत्वपूर्ण वैचारिक हस्तक्षेप किया है। यह इतना साधारण हस्तक्षेप नहीं है। गोदी मीडिया जिस नजरिए से किसानों को देख रहा था, बीजेपी के सांसद और नेता, यहां तक मंत्री भी वही भाषा बोलने लगे। उस भाषा की प्रधानमंत्री ने आलोचना नहीं की, लेकिन किसान आंदोलन के एक हिस्से की उनकी आलोचना में उसी भाषा की झलक मिलने लगी। बस शब्द दूसरे थे, आंदोलनजीवी परजीवी। 2012 के साल में जब निर्भया के इंसाफ के लिए यही जमात रायसीना हिल्स के सीने तक पहुंच गई थी, अव्वल तो आज यहां तक किसी को आने नहीं दिया जाएगा, और लोग चले भी गए तो गोदी मीडिया के एंकर स्टूडियो से गोली मार देने के नारे लगाएंगे। यहां जो लोग आए थे वही थे जो हर तरह की नाइंसाफी के खिलाफ सड़क पर निकल पड़ते हैं। उनके निकलने के बाद वो भी आ गए जो कभी किसी आंदोलन में नहीं आए। 76 दिनों से किसान दिल्ली की सीमा पर हैं। दिल्ली आने की इजाजत नहीं मिली, यह सब अब सपने जैसा लगेगा। रामलीला मैदान में किसानों के आने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन तब रामलीला मैदान में हफ्तों अन्ना आंदोलन चलता रहा। इस आंदोलन में हर तरह के लोग गए, और वो भी जो हर तरह के आंदोलनों में जाते रहे। तब तो इन्हें किसी ने आंदोलनजीवी परजीवी नहीं कहा। कई जानकार तो यह भी लिखते हैं कि इस आंदोलन को संघ ने सपोर्ट किया पीछे से। क्या प्रधानमंत्री के अनुसार तब संघ ने आंदोलनजीवी और परजीवी का काम किया होगा? नागरिकता कानून के विरोध में जब दिल्ली में आंदोलन हो रहे थे, तब उन्हें गोली मारने के नारे कौन लगा रहे थे? बीजेपी के लोग लगा रहे थे। ऐसे लोगों को आज तक प्रधानमंत्री ने परिभाषित नहीं किया, जिस तरह से आंदोलनजीवी परजीवी को परिभाषित किया है। यही नहीं, विदेशों में मिल रहे इस आंदोलन के समर्थन को भी उन्होंने एक नया टर्म दिया है। उसी प्रकार से एक नया मैं चीज देख रहा हूं। देश प्रगति कर रहा है, हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना चाहिए। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये जो नया एफडीआई नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। क्या किसान आंदोलन के पीछे विदेशी विध्वंसकारी विचारधारा है?
फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी है? क्या हमारा किसान इतना खुदगर्ज है कि वह अपने आंदोलन में विदेशी विध्वंसकारी विचारधारा को जगह देगा? क्या हमारा किसान इतना नासमझ है कि वह एफडीआई फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी की चपेट में आ जाएगा? तो फिर सरकार के समर्थन में ट्वीट करने वाले इन फिल्मकारों और खिलाड़ियों को क्या कहा जाए? क्या इन्हें सरकार जीवी परजीवी कहा जा सकता है? क्या इनके समर्थन को परजीवी होने की नजर से देखना गलत होगा? प्रधानमंत्री का यह भाषण आंदोलनों के इतिहास से अनजान रहा, खाली भी विचारों की आवाजाही होती रहती है। वॉशिंगटन में 28 अगस्त 1963 को मार्टिन लूथर किंग ने लिंकन मेमोरियल के पास नौकरी और आजादी सहित तमाम सवालों पर एक बड़ी मार्च की। 2 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। इसी मार्च में किंग ने अपना मशहूर भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था। इस मार्च के बाद जॉन एफ कैनेडी के प्रशासन को कांग्रेस में सिविल राइट्स पर बिल पेश करने पड़े। मार्टिन लूथर किंग कहते थे कि वे गांधी से प्रेरित हैं, गांधी की प्रेरणा से उनका आंदोलन अहिंसक आंदोलन है। क्या कैनेडी प्रशासन के लिए मार्टिन लूथर किंग का गांधी से प्रभावित होना एफडीआई होना हो सकता है, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी? खुद गांधी जी ने न जाने कितने मुद्दों पर आंदोलन किए होंगे। क्या गांधी भी आंदोलन जीवी परजीवी कहलाने लगेंगे, जो दक्षिण अफ्रीका भी जाते थे विरोध करने और चंपारण भी चले गए विरोध करने? इसलिए प्रधानमंत्री ने जो धारणा पेश की है एफडीआई और आंदोलन जीवी और परजीवी की, वो सही नहीं है। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि वे एफडीआई किसे कह रहे हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट करने वाले विदेशी पॉप स्टार को, या फिर विदेशों में प्रदर्शन करने वाले भारतीय मूल के लोगों को? प्रधानमंत्री ने यह साफ नहीं किया। यह तस्वीर 7 फरवरी की है, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की। यहां पर भारतीय मूल के अलग अलग लोगों ने किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में ऑस्ट्रेलिया के नागरिक भी शामिल हुए। यह वही तबका है जिसे चुनावों में मताधिकार देने की बात कही जा रही है। क्या इन्हें इसी शर्त पर वोटिंग का अधिकार मिलेगा कि आप केवल वोट देंगे, भारत की नीतियों के खिलाफ बाहर रहते हुए प्रदर्शन नहीं करेंगे? तो फिर इन्हीं लोगों को प्रधानमंत्री की यात्राओं में शक्ति प्रदर्शन के लिए क्यों जुटाया जाता है? 17 नवंबर 2014 को सिडनी के अल्फोंस अरीना में प्रधानमंत्री का भाषण सुनने भारतीय समुदाय के लोग गए थे, इसी ऑस्ट्रेलिया में। अगर वे भारत की उपलब्धि पर ताली बजा सकते हैं, तो क्या वे किसी कानून के विरोध में प्रदर्शन नहीं कर सकते? मैंने तो सोचा था कि आज प्रधानमंत्री जी आप उनको एक बड़ा तोहफा देंगे, उनकी कष्ट, उनकी पीड़ा को ध्यान में रखते हुए ये तीनों काला कानून आप वापस लेंगे। लेकिन आपने उन आंदोलनकारियों का मजाक उड़ाया और उनको आपने आंदोलन जीवी कहा। प्रधानमंत्री जी, इस देश के अन्नदाताओं का और अपमान मत कीजिए। पूरा देश देख रहा है, पूरे देश का किसान देख रहा है, एक एक नागरिक देख रहा है कि कितना अगंभीर बर्ताव आपका ऐसे आंदोलनों के प्रति है। और आप खुद क्या हैं प्रधानमंत्री जी? आप स्वयं में एक भाषण जीवी हैं। प्रधानमंत्री को अभी और साफ करना चाहिए कि विदेशी विध्वंसकारी विचारधारा से उनका क्या मतलब है। पिछले साल अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर का आंदोलन हुआ। काले लोगों के साथ नाइंसाफी को लेकर दुनिया भर के लोगों ने लिखा, बोला। क्या वे सारे लोग इस परिभाषा के अनुसार आंदोलन जीवी परिजीवी हैं? एफडीआई हैं, जिसका मतलब फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी है। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं, सरकार दावा करती है कि इतने अरब डॉलर की एफडीआई आ गई है। आज इस एफडीआई का एक और नाम हो गया फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। तमाम आंदोलनों और राजनीतिक दलों के दस्तावेज एफडीआई की आलोचना से भरे हैं, जिनमें कहा गया है कि इसके दबाव में भारत के संसाधनों की लूट हो रही है। विदेशी डॉलर भी बिना विचारधारा के नहीं आता है। भाषा को समझने वाले देख रहे होंगे कि जिस एफडीआई से सरकार अपना कॉलर ऊंचा करती है, अब उसी एफडीआई को नया नाम दे रही है ताकि किसान आंदोलन को नीचा दिखाया जा सके। बजट की किताब का सबसे शानदार शब्द एफडीआई परचम से अब पोछा हो गया है। शब्दों का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। जिन कृषि नीतियों की हम बात कर रहे हैं, उनका उद्गम हुआ तो दूसरे देशों की धरती पर ही है। इन नीतियों से जिस बाजार की कल्पना पेश की जा रही है, वो एफडीआई से आ रही है, दूसरे देशों से आ रही है।
उनकी खोज किसी तपोवन में किसी ऋषि मुनि ने नहीं की। न रात को किसी को स्वप्न आया, नीम के पेड़ ने दर्शन नहीं दिया था। प्रधानमंत्री अपने भाषण में अनजाने में चूक कर रहे थे। ठीक इसी भाषण के पहले हिस्से में कहते हैं कि आज उन्हें कहा जा रहा है कि अमेरिका के दबाव में नीति बन रही है। यही बात शास्त्री जी के जमाने में भी कही जाती थी। और लेफ्ट पार्टी जो आज भाषा बोलते हैं ना, वही उस समय बोलते थे। वो यही कहते हैं, अमेरिका के इशारे पर शास्त्री जी ये कर रहे हैं, अमेरिका के इशारे पर कांग्रेस ये कर रही है। सारे जितना आज मेरे खाते में जमा है ना, वो पहले आपके यहाँ बैंक में अकाउंट में था। सब कुछ अमेरिका के एजेंट कह दिया जाता था हमारे नेता, कांग्रेस के नेताओं को। कृषि कानून विदेशी दबाव में लाए जा रहे हैं, इस आलोचना के बचाव में प्रधानमंत्री शास्त्री जी के समय का हवाला देते हैं, लेकिन इसी भाषण में आगे जाकर आंदोलन के समर्थकों को विदेशी विध्वंसकारी विचारधारा का हिस्सा बना देते हैं। हालांकि मूल आलोचना थी कि कृषि कानून 2 या 3 उद्योगपतियों के फायदे के लिए लाए गए हैं। उसका जवाब ना देकर अमेरिका वाले आरोप का जवाब देते हैं। प्रधानमंत्री एक राजनेता हैं, वो जानते हैं कि हर आंदोलन चाहता है कि व्यापक उसमें और भी लोग आए, दूसरे भी उससे जुड़े। NarendraModi.in पर एक लेख है जिसका शीर्षक है नवनिर्माण आंदोलन 1974, जब छात्र शक्ति अस्वस्थ वातावरण से परेशान हुई। लिखा है कि 1973 तक नरेंद्र मोदी सामाजिक सक्रियता में गहरी रुचि प्रदर्शित कर चुके थे और पहले से ही महंगाई और आम आदमी को भी प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों के खिलाफ कई आंदोलनों में हिस्सा ले चुके थे। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री भी कई आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे हैं। एक युवा प्रचारक और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सहयोगी के रूप में नरेंद्र नवनिर्माण आंदोलन में शामिल हो गए और सौंपे गए कार्यों का उन्होंने कर्तव्य परायणता के साथ प्रदर्शन किया। नवनिर्माण आंदोलन हर मायने में एक जन आंदोलन था, जैसे समाज के सभी वर्गों से आम नागरिक एक आवाज के रूप में उठ खड़े हुए थे। हमने मनीषी जानी से बात की, जो गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन से जुड़े रहे। उनका कहना है कि आंदोलन जीवी परजीवी के हिसाब से देखें तो वह आंदोलन सिर्फ छात्रों का ही बनकर रह जाता, जबकि उस आंदोलन में न सिर्फ दूसरे लोग जुड़े बल्कि दूसरे मुद्दे भी शामिल होते चले गए। यह किताब दिल्ली स्थित विश्व युवा केंद्र से प्रकाशित हुई थी 1975 में ही। उसी वक्त इसमें गुजरात में हुए नवनिर्माण आंदोलन के 73 दिनों का पूरा लेखा जोखा है। इस आंदोलन में प्रधानमंत्री के शामिल होने की बात वेबसाइट पर लिखी है, जिसके दावे से कई लोग इनकार भी करते हैं। खैर, यह आंदोलन छात्रों से शुरू हुआ, लेकिन पूरे राज्य और फिर पूरे देश का बन गया। मनीषी जानी उस वक्त 20 साल के रहे होंगे। गुजरात यूनिवर्सिटी के सेनेट के लिए चुने गए। वे उन 12 छात्रों में से थे जिन्हें सेनेट का चुनाव लड़ा था। गुजरात के छात्रों ने मेस बिल के विरोध में आवाज उठाई तो उस आवाज में महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता के अलग अलग तबके की आवाज मिल गई। साबरमती नदी के किनारे खड़े होकर साहित्यकारों ने तर्पण किया था। उनका मानना था कि छात्रों पर जुल्म हो रहे हैं, पुलिस दमन कर रही है, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, इसलिए वे तर्पण कर रहे हैं, लोकतंत्र के पितरों को याद कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या हुआ है। क्या उस वक्त नवनिर्माण में शामिल साहित्यकारों को आंदोलन जीवी परजीवी कहा जा सकता है? मनीषी जानी ने सेनेट में एक प्रस्ताव रखा था कि पढ़ाई का अब कोई मतलब नहीं रहा, छात्रों को समाज के नवनिर्माण का काम करना चाहिए। उनका प्रस्ताव गिर गया, लेकिन उसी वक्त पटना यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में जयप्रकाश नारायण भाषण देते हैं कि बच्चों की पढ़ाई का कोई मतलब नहीं, उन्हें समाज के निर्माण में जुट जाना चाहिए। मनीषी जानी और अन्य जेपी को अहमदाबाद बुलाते हैं। साल 1974 और दिन 11 फरवरी का यही महीना जेपी अहमदाबाद आए। क्या जेपी आंदोलन जीवी परजीवी कहे जा सकते हैं? 25 जनवरी 74 में बंद का, गुजरात बंद का कॉल दिया। उसको काफ़ी ज़्यादा प्रतिशत मिला और उस समय पर यह बात एक बहुत महत्वपूर्ण है कि जो जनसंघ था, जो आज का एबीपी जो उस समय पार्टी थी, उसने ये 25 गुजरात बंद का विरोध किया था। उस समय उनकी कोई इतनी ताकत भी नहीं थी गुजरात में। तो ये काफ़ी, जो 25 जनवरी का जो बंद का कॉल था उसकी काफ़ी असर हुई। और 26 जनवरी
उस समय पर करीब गुजरात के 53 छोटे मोटे शहर नगर गांव में कर्फ्यू था और कर्फ्यू में ध्वजवंदन हुआ था। तो ये पूरा माहौल में सरकार ने छात्रों के साथ कोई संवाद नहीं किया, ना मिलने की बात की, लेकिन हमेशा उस समय पर मीसा आंतरिक सुरक्षा धारा में अरेस्ट किया, छात्रों को अरेस्ट किया, टीचर्स को अरेस्ट किया, स्टूडेंट लीडर्स को अरेस्ट किया, लेकिन संवाद नहीं किया और पुलिस दमन से काम किया, फायरिंग ज़्यादा सारी हुई। तो ये आंदोलन बढ़ता गया। उस समय पर समाज के बहुत सारे तबकों के लोग साथ हुए थे, जैसे जन आंदोलन हो गया था, नवनिर्माण छात्र आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया था। बहुत सारे कवियों ने भी सरकार के खिलाफ नदी के किनारे जाकर स्नान किया था, कविताएं लिखी थी। कल छात्रों की फीस बढ़ जाती है, नौकरी नहीं मिलती है, वे आंदोलन करते हैं, पुलिस उन्हें मारती है, आप चुप रहेंगे? क्या आपको कोई आंदोलन जीवी परजीवी ना कह दे? क्या आप उन्हें समर्थन देने नहीं जाएंगे? प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे। क्यों बचे? जो आंदोलन जीवी हैं वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते और आंदोलन को जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा, ये प्रधानमंत्री कहते हैं। क्या यह वाक्य कहीं से भी लोकतंत्र को समृद्ध करता है? किसी भी आंदोलन में जाना कब से गुनाह हो गया, कब से परजीवी होना हो गया? प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कई दावे किए, बताया कि कई सारे फैसले छोटे किसानों के हक में किए गए हैं। यूरिया को लेकर भी उन्होंने बयान दिया कि यूरिया की नीम कोटिंग को 100% किया गया ताकि गरीब से गरीब किसान यूरिया खरीद सके, उस तक पहुंच सके। उसी प्रकार से हमने यूरिया का नीम कोटिंग 100% किया। 100% के पीछे इरादा हमारा यही था कि गरीब से गरीब किसान तक भी यूरिया पहुंचने में रुकावट ना हो, यूरिया डाइवर्ट होता है बंद हो, और उसमें हम सफल भी हुए। परिमल ने शाहजहांपुर में कुछ किसानों से बात की और जानना चाहा कि यूरिया की सप्लाई को लेकर उनके क्या अनुभव हैं। यूरिया कर्ज नहीं मिलता। यूरिया जो स्टेट गवर्नमेंट की बढ़ाई हुई एक सहकारी समिति है, जैसे हमारे GSS है, गंगानगर केंद्रीय सहकारी समिति, उसमें यूरिया का जो सरकार से वो राजस्थान गवर्नमेंट का है उससे छोटा कर्जा मिलता है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट के अलावा केंद्र से कभी कुछ नहीं मिलता यूरिया के बारे में। केंद्र ने तो उल्टा ये कर दिया कि पहले 50 किलो का बैग था, 45 किलो को कर दिया, रेट बढ़ाए हैं और उसमें यूरिया का वजन घटा दिया। पहले 50 kg का था, 45 kg का है। यूरिया की जरूरत पड़ती है आप लोग के फसलों में? तो यूरिया कर्ज केंद्र की तरफ से कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। किस किस तरह की फसलें होती हैं जहाँ पे आपको जरूरत पड़ती होगी इनकी, और कितनी जरूरत? गेहूँ, चना, सरसों। तो कोई यूरिया कर्ज नहीं मिलता है, नगद से लेमा, नगद से ही लेमा। कुछ लोगों ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से स्कीम है, उसमें कुछ मिलता है, आप लोग की तरफ नहीं है? कुछ नहीं मिला, केंद्र की तरफ से भी नहीं? कुछ नहीं। सरकार के दावों और किसानों के अनुभव में अंतर हो जाता है। सरकार खुद से इतना तो बताती है कि कितने किसानों तक यूरिया की खेप पहुंच रही है, लेकिन यह नहीं बताती कि कितनों तक नहीं पहुंच रही है। इसलिए आपको सरकार और किसानों की बातों में अंतर दिखेगा। मुकेश सिंह सेंगर ने सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं से प्रधानमंत्री के भाषण पर बात की। देखिए क्या है, प्रधानमंत्री वहां से तो घोषणा कर रहे हैं कि हम किसानों से बात करना चाह रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान चला जाता है बिना कुछ बताए और किसान के पास नहीं आ सकता, उसको डर लग रहा है। अभी हम दिल्ली से आ रहे थे, तो दिल्ली से जब हम आ रहे थे तो हमको कई जगह रोका गया, वापस कर दिया गया। तो ये हमको ये माहौल हो रहा है कि हम दिल्ली में नहीं, हम तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री को चाहिए कि अगर आप किसान हितैषी हैं तो आप यहाँ आएं और सभी किसानों से मिलकर के बात करें। आज उन्होंने कहा है कि ना मंडियाँ खत्म हो रही हैं और ना ही MSP खत्म हो रहा है। MSP रहेगा, मंडियाँ भी रहेंगी। अगर ये सब चीज़ रहेंगी तो ये आदमी, ये जो इतने आदमी आन के बैठे हैं, ये घरों से पागल है कोई? ये लोग पढ़े लिखे हैं, वो पहला वाले नहीं है। 8 बजे नोटबंदी हो गया, 8 बजे सब कुछ होगा। ये बात दिन दीवी आन के यहाँ मंच लगा है। प्रधानमंत्री तो बोलता है एक कॉल चाहिए, कॉल उसके पास तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी है, एक गाड़ी लेके यहाँ आ जाए। कौन से यहाँ अतवादी बैठे हैं? दरअसल जो आंदोलन में जाते हैं वो लोकतंत्र जीवी कहलाते हैं। उनके जाने से लोकतंत्र जिंदा होता है। दुनिया का हर लोकतंत्र लोकतंत्र जीवी की राह देखता है।
कि वो कब आएगा, इंसाफ की आवाज उठाएगा, उसमें शामिल हो जाएगा, लोकतंत्र को जिंदा करेगा। लोकतंत्र में परजीवी वो होते हैं जो आंदोलन के रास्ते राजनीति में आते हैं और सत्ता में पहुंचकर आंदोलन के रास्तों को बंद कर देते हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम, बाकी ब्रेक के बाद। सबसे ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाने वाले देशों की सूची में भारत तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। 23 दिनों में 58 लाख से ज्यादा हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हेल्थ वर्कर में 44% को ही टीके लगे हैं। निजी अस्पतालों में सर्कुलर के जरिए स्वास्थ्य कर्मियों पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है और आईएमए महाराष्ट्र इस दबाव को सही भी बता रहा है। कोविड-19 का टीका लेने से बच रहे अपने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पुणे के एक निजी अस्पताल ने इस तरह का सर्कुलर जारी किया है, बताते हुए कि सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लेनी है। जो नहीं लेंगे उन्हें वाजिब स्वास्थ्य की वजह बतानी होगी, नहीं तो उन्हें कोरोना होने की सूरत में अस्पताल की सेवाएं नहीं मिल पाएंगी। अस्पताल उनका खर्च भी नहीं उठाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के महाराष्ट्र प्रवक्ता इस दबाव को सही बता रहे हैं। और ये बिल्कुल सही है। ये इन कर्मचारियों को अस्पतालों ने उनका काउंसलिंग किया है, उनको सब बताया ये वैक्सीन लेना कैसे सेफ है। डॉक्टरों ने खुद वैक्सीन लिया है, फिर भी जो हेल्थ वर्कर्स है वो खुद लेना नहीं चाहते। लेकिन आईएमए के कहने के बावजूद मुंबई के डॉक्टर हमजा जैसे कई स्वास्थ्य कर्मी अभी तक वैक्सीन लेने के लिए भरोसा नहीं जुटा पाए हैं। वैक्सीन के लिए अभी नाम तो फर्स्ट डे पे ही आ गया था, बट मैंने पर्सनली वैक्सीन अब तक लिया नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पर्सनल रीजंस के अभी मेरे को पहले देखना है कि आफ्टर 1 मंथ और समथिंग के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं या नहीं आते हैं या क्या है, क्योंकि अभी इंडिया का 3rd फेज ट्रायल अभी चल रहा है, तो इसलिए मैंने तो वैक्सीन लिया नहीं पर्सनली। हालांकि मुंबई में वैक्सीन के लिए मना करने वालों को 3 मौके दिए जा रहे हैं। हर एक बंदा जो रिफ्यूज़ करता है उन्हें 3 मैसेजेस आएंगी, 3 कॉल्स आएंगे, और अगर फिर भी वो आगे नहीं आए तो 3 कॉल्स के बाद वो डिफॉल्टर लिस्ट में जाएंगे। लेकिन किसी तरह का एक्शन तो उन पर नहीं लिया जाएगा? नहीं, कोई एक्शन नहीं होगा। और कोई भी बंदा अगर आता है, रजिस्टर करता है, बूथ तक आता है, वैक्सीनेशन बूथ तक आता है, वहाँ जाकर उनको लगता है कि नहीं मुझे नहीं लेनी है, सो दे आर फ्री टू वॉक अवे। देश में 96 लाख स्वास्थ्य कर्मियों ने टीके के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। इनमें से 58 लाख को टीका लग चुका है, यानी 60% को, जबकि महाराष्ट्र में 10,54,000 लोगों ने रजिस्टर कराया, लेकिन 4,73,000 को ही टीका लग पाया, यानी करीब 44% को। मुंबई में अब तक करीब 80,000 को ही टीका लग पाया है, जो लक्ष्य का बस 20% है। मुंबई के एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर कहते हैं धीरे धीरे झिझक खत्म हो रही है, सेंटर बढ़ाए गए हैं और जल्द तीसरे फेज की शुरुआत होगी। हमने शुरुआत में 9 सेंटर और 40 यूनिट बनाए थे, अभी हमने उसे बढ़ोतरी करके 21 सेंटर और 114 यूनिट बना दिए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें। शुरुआत में कुछ झिझक थी और इस प्रकार से हम वैक्सीनेशन प्रोसेस जल्दी से जल्दी खत्म करने का हमारा प्रयास है, ताकि हम तीसरे चरण का भी शुरुआत जल्दी से कर सकें। मार्च मध्य तक तीसरे फेज की शुरुआत हो सकती है, जिसमें 50 साल से ऊपर और दूसरी बीमारियों से ग्रसितों को टीका लगना है। लेकिन टारगेट हासिल करने का प्रतिशत देख साफ जाहिर होता है कि अभी लोगों की आशंकाएं दूर करने में प्रशासन और सरकार को और मेहनत करनी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।